नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज शख्सियत में एक बेहद खास व्यक्तित्व हमारे बीच में मौजूद है। जी हां, जिन्होंने 3 बार ओलंपिक पदक देश के लिए जीता है। सर्वोच्च खेल सम्मान से वो सम्मानित हुए और हाल ही में पद्म भूषण सम्मान से भी वो नवाजे गए हैं। हम बात कर रहे हैं प्रदेश के लाल देवेंद्र झाझड़िया जी की। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत हम इसी से करते हैं। पद्म भूषण सम्मान एक बहुत बड़ा सम्मान है। ये सर्वोच्च सम्मान मिलना भी गौरव की बात है और प्रदेश से पहले आप ऐसे खिलाड़ी हैं पैरालंपिक जिन्हें ये अवार्ड मिल रहा है। क्या महसूस हुआ जब ये अवार्ड लेने आप पहुंचे? बिल्कुल, मेरे लिए बहुत ही प्राउडी मोमेंट था और सबसे बड़ी बात ये थी कि पैरा स्पोर्ट्स में ये अवार्ड पहली बार दिया गया। देश में कभी किसी को नहीं मिला और राजस्थान में कहीं न कहीं ये कॉलम खाली था कि किसी भी खिलाड़ी को पद्म भूषण नहीं मिला था जी। तो प्रदेश के लिए अच्छी बात है। इससे आगे कहीं न कहीं मैं ये कहूँगा जो पैरा स्पोर्ट्स में ये अवार्ड आया है और जो मैंने लोगों की प्रतिक्रियाएँ सुनी हैं, उनके मेरे पास मैसेज आए हैं, कहीं न कहीं दिव्यांगजनों में एक जोश है, उत्साह है कि कहीं न कहीं हमें भी रिकॉग्नाइज मिला है। ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरे भी बहुत मोटिवेट होंगे, प्रदेश से भी ऐसे लोग ये देख के आप ये कह रहे हैं कि दिव्यांगजनों में खास तौर से उत्साह देखने को मिला। विशेष तौर पे दिव्यांगजनों में और कहीं न कहीं जो युवा वर्ग है जी, जो स्टोरी पढ़ते हैं मेरी कहीं न कहीं, और कई तो ऐसे पत्रकार थे जो मेरे घर पे आके इंटरव्यू लेने आए लेकिन इंटरव्यू नहीं ले पाए। उनकी आंखों में पानी आ गया पहले भी कि इतना संघर्ष कैसे किया आपने, ये बताओ हमें। तो एक संघर्ष की स्टोरी है, उसमें अवार्ड जुड़ता है तो उस स्टोरी की एक पहचान मिलती है और वो पहचान मिली है आज उस स्टोरी को। आसान नहीं होता है इस तरह से अवार्ड लाना, पदक जीत कर लाना किसी भी खिलाड़ी के लिए, और एक पदक भी मिलता है तो ऐसा लगता है कि पूरी मेहनत सफल होगी। लेकिन देश के लिए 3-3 पदक जीतना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस सफर को कैसे देखते हैं, किस तरह की दिक्कतें पेश आई? देखा जाए तो 9-10 साल की उम्र में सब कुछ खो दिया था। जब एक हाथ गंवाना पड़ा बिजली का करंट लगने से, ग्रामीण परिवेश से हूँ मैं, तो उसके बाद एक वापस गया घर पे। एक छोटी सी शुरुआत की स्पोर्ट्स से, घर से बाहर निकला। तो जब स्पोर्ट्स की शुरुआत की तो वहाँ इतना संघर्ष था, स्पोर्ट्स में सोच भी नहीं सकता मैं। जब स्कूल के ग्राउंड में गया तो वहाँ बोला गया कि क्या काम है आपका, यहाँ फिजिकली चैलेंज हो आप। किसी के साथ खेलते थे तो लोग ये कहते थे क्या खेलेगा ये। लेकिन मेरे अंदर ये था कि मुझे स्पोर्ट्स करना चाहिए, क्योंकि मैंने हर जगह वो चीज़ें सुनी कि कमज़ोर है या क्या करेगा ये ज़िंदगी में। तो कमज़ोर शब्द था वो मेरे को इतना ज़्यादा बुरा लगने लग गया कि मैं कमज़ोर नहीं कहलाऊँगा। तो एक जिद थी मेरी और जिद ने यहाँ तक पहुँचाया मुझे और संघर्ष किया। फिर मैंने संघर्ष से कहीं न कहीं में सक्सेस मिली मुझे। और आज जिस हिसाब से बोलते हैं लोग कि कहीं न कहीं आप एक सेलिब्रिटी बन गए, तो ये एक सफ़र था, लंबा सफ़र था। इसमें हर जगह पे मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। विशेष तौर पे समाज में बहुत संघर्ष करना पड़ा। सामान्य खिलाड़ियों में खेलता था तो कहते थे सिफारिशी है, कैसे आ गए ये। लेकिन जब मैं मेडल जीतता था तो वही लोग आके कहते थे हम आपके बारे में बहुत गलत बोल रहे थे, ऐसे बोला हमने, ये बोला आपके बारे में। तो मैंने कहा अब तो मेरी आदत बन गई है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कहा कि 8-9 साल की उम्र में इतना बड़ा हादसा होना, उसमें बच्चे होते हैं, दिमाग भी उतना नहीं चल पाता है, एक बचपना होता है, लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बाद उससे उबरना कितना मुश्किल था। जैसे कि अभी आप कह भी रहे थे कि लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं हो सकता, ज़िंदगी ख़राब है, क्या ही करेगा ये। तो कब वो सोच आई कि मुझे खेलों में जाना है और किसने सबसे ज़्यादा साथ दिया? कैसे ये डायरेक्शन आपको मिला कि हम जेवलिन थ्रो ही बेस्ट है हमारे लिए? बिल्कुल, ये जब मुझे एक फिजिकल चैलेंज हो गया था, उसके बाद घर से बाहर निकालने का मेरे माँ बाप का एक सपना था कि घर से बाहर ये बच्चों में खेले और अपने आप को ये कमज़ोर ना समझे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2016 में जब मैंने ओलंपिक गोल्ड मेडल लिया पैरालंपिक्स में और मैं मेरे घर पे पहुँचा गाँव में, तो मम्मी खाना बना रही थी, मैं खाना खा रहा था। तो मैंने कहा देखो आपने घर से बाहर निकाला उस दिन, आपने खिलाया मुझे, आज देश को ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला है। तो मम्मी ने बहुत अच्छी बात कही कि मैं तो नहीं जानती थी उस टाइम क्या ओलंपिक होता है, बस मैं इतना जानती थी कि मेरा बेटा और उसे कमज़ोर महसूस ना करे। तो कहीं न कहीं मेरे माँ बाप ने उस टाइम में मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का सपना नहीं देखा, उन्होंने ये सपना देखा कि मेरे बेटे की क्या इच्छा है। तो मैं यहाँ एक बात और भी कहना चाहता हूँ इसी क्रम में कि पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ तो कम से कम वो अपने बच्चों की भावनाएँ समझे कि बच्चा उनका क्या करना चाहता है। हो सकता है बच्चे का फील्ड बहुत अच्छा हो और उसमें
बच्चे का इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन माँ बाप कहेंगे चल डॉक्टर बनना है तेरे को, तो ये भी एक अपने आप में चैलेंज रहता है। उस वक्त सबसे ज़्यादा साथ किसने दिया? इसमें सबसे बड़ा साथ कहीं न कहीं मेरे माँ बाप का सबसे बड़ा साथ था। मुझे कभी खेलने से नहीं रोका। 10वीं कक्षा में मैंने खेल की शुरुआत की भाला फेंक से, और इसके पीछे कोई साइंटिफिक या साइंस रीजन नहीं था। मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला था, तो सरकारी स्कूल में बेसिक जो सुविधाएं होती वो सिर्फ इतनी थी हमारे वहाँ पे कि आप एथलेटिक्स कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, या थ्रो थे 3 हमारे, शॉर्ट पुट, जेवलिन, डिस्कस। बाकी ऐसा नहीं था कि टेनिस कोर्ट हो, वहाँ बैडमिंटन कोर्ट हो, स्विमिंग पूल हो। तो उनमें मुझे जेवलिन अच्छी लगती थी। हालांकि ये तुक्का ही कहूँगा मैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरा फिजिक बना है, बॉडी की बनावट है, वो मेरी जेवलिन के लिए बहुत ही अच्छी बनावट है बॉडी की। वो एक तुक्का था, पर वो अच्छी जगह लेकिन लगा। इस टैलेंट को पहचाना किसने? कौन आपके गुरु थे? किसने आपको सपोर्ट किया कि नहीं इसमें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है और इसमें हम आगे जा सकते हो और आप बढ़ सकते हो, अपने आप को दिव्यांग न समझकर आम बच्चों की तरह भी इसमें आगे बढ़ सकते हो? मैं कॉलेज लेवल पे एक अच्छा खिलाड़ी बन गया था, और मैं सामान्य खिलाड़ियों की प्रतियोगिता जो ऑल इंडिया इंटरनेशनल थी 99 के आसपास जी, तो वहाँ पे हमारी टीम लेके गए आर डी सिंह जी, जो एक डीपी थे कॉलेज, NMPG कॉलेज हनुमानगढ़ के। तो उन्होंने मेरे को देखा, तो उन्होंने कहा देवेंद्र आप खिलाड़ी भी अच्छा बन सकते हो। और उनमें जो एक मेरे के अंदर उन्होंने जो देखा वो ये था कि मैं बहुत डिसिप्लिन में रहता था उस टाइम। कोच साहब से पूछता था हर बात, ये कैसे कोच साहब, क्या होगा इसमें। तो उन्होंने कहा आप मेरी कॉलेज में आइए। तो उस टाइम में मेरे को बड़ा प्राउड फील हो रहा आज मैं बताते हुए कि उस टाइम में जो कोई नहीं पहचानता था मुझे, उन्होंने मेरी फीस कॉलेज की माफ़ करवाई, रहना फ्री करवाया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो, क्योंकि मैं किसान फैमिली से था, तो मैं उतना खर्चा वहन नहीं कर सकता था। तो वहाँ एक मेरी शुरुआत हुई। और इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो 2002 में मैंने पहला पैरा एशियन गेम्स खेला था। तो आज 20 साल हो गए देश के लिए खेलते हुए, और पता ही नहीं चला 20 साल कब निकल गई। बस ये जुनून रहता था, एशियन ख़त्म हुआ, घर पे पहुँचे, बैग उठाया, वापस वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जाना है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप से वापस आए, ओलंपिक की ट्रेनिंग करनी है। तो लंबा सफ़र हो गया, 20 साल हो गए आज। यानी खेल के सिवाय आपने इस 20 सालों में कुछ और नहीं देखा, कुछ और नहीं सोचा, पूरी तरह से फोकस रहे। और इसमें मदद किसने की? क्योंकि आपकी पत्नी ने भी बहुत ज़्यादा साथ आपका ऐसे लेकर दिया, वो खुद भी खिलाड़ी हैं। हाँ, वो एक नेशनल प्लेयर है, और उन्होंने विशेष तौर पे साथ का ये था कि वो स्पोर्ट्स पर्सन थी, तो जानती थी स्पोर्ट्स क्या होता है। हमारी 2007 में मैरिज हुई, और मेरा 2008 में ओलंपिक में इवेंट नहीं आया, फिर मेरा 12 में भी नहीं आया इवेंट। लेकिन उन्होंने मुझे कभी ट्रेनिंग नहीं छोड़ने दी। लेकिन 2008 और 12 में जब नहीं हुआ तो आप छोड़ना भी चाहते थे शायद इसे? जी जी बिल्कुल। आपने मन बनाया था कि मैं इसे छोड़ मैंने दूंगा। 10 में छोड़ने की सोच ली थी, और मेरी वाइफ नेशनल खेली थी उस टाइम। तो मैंने कहा शायद मैं आपको अच्छा प्रमोट कर सकूँगा, मेरे को स्पोर्ट्स का नॉलेज है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, आप 16 तक भी खेल सकते हो। तो उस टाइम में 16 ही बहुत लंबा लग रहा था। तो मैंने कहा बहुत लंबा हो जाएगा, 16, 35 साल उम्र हो जाएगी उस टाइम में। नहीं बोला आप पर डे वर्कआउट करते हो, उस हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं है। तो 16 में फिर मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। फिर 18 में मेरे बहुत बड़ी इंजरी हुई शोल्डर में, जिसका कोई ट्रीटमेंट, 17 में हुई, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। 18 संघर्ष किया, संघर्ष में निकल गया, मेरे एशियन गेम में कोई मेडल नहीं आया। मेडल नहीं आया तो मैंने कहा अब तो शायद छोड़ देना चाहिए मेरे को। तो फिर हम मुंबई चले गए, जा करके डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा ऑपरेशन होगा पर गेम नहीं कर पाओगे आप। तो मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। फिर वाइफ ने कहा हम फिजियो के पास चलेंगे। तो हम दिल्ली जा करके दिखाए फिजियो को। तो वहाँ श्रीकांत जी थे फिजियो, उन्होंने कहा मैं फिट कर दूँगा आपको। तो मेरे शोल्डर में टीयर था, उन्होंने कहा टीयर तो आपका ठीक नहीं होगा, पर मैं मसल्स इतनी स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, उस पर लोड नहीं आएगा आपके। तो पहली बार मैंने जब ट्रेनिंग 2019 में शुरुआत की ओलंपिक के लिए, तो मैंने 25 मीटर जेवलिन फेंकी थी सिर्फ। तो मैंने वाइफ को फ़ोन करके बताया, मैंने कहा सिर्फ 25 मीटर जेवलिन फेंकी है। उन्होंने कहा धैर्य रखो, कोई बात नहीं है। मैंने कहा वो तो है अंदर। तो धीरे धीरे हमने वर्कआउट किया। फिर लॉकडाउन हुआ 2020 वाला, वो बहुत ख़तरनाक लॉकडाउन था। तो मैं गाँव चला गया था, तो मैं और वाइफ साथ ही रनिंग करते थे वहाँ। मेरे को पूरी एक्सरसाइज उन्होंने ही करवाई थी। तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन रहा हमारा लाइफ में, और उसी के बदौलत आज देश को ओलंपिक जैसे खेलों में 3 मेडल मिले।
और खेलों के लिए कहते हैं कि एक उम्र निर्धारित होती है, 30-35 के बाद खिलाड़ी फिर उतने पावर में नहीं रहता है नीचे। इस मिथ को भी आपने तोड़ा है, इसके लिए भी आप एक उदाहरण बन गए। क्या कभी किसी ने ऐसे टोका नहीं, या फिर ऐसा एहसास नहीं हुआ कि नहीं अब तो एज भी बढ़ रही है, अब बहुत यूथ यंग है, कैसे उनको कॉम्पिटिट कर पाएंगे, कभी ये जहन में नहीं आया? बिल्कुल, ये कई बार होता है मेरे साथ। और ओलंपिक जाने से पहले आपने सुना होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात बोली थी कि देवेंद्र आप 40 साल के हो गए हो, और शायद लोग आपको ये कहते हैं, याद भी दिलाते होंगे कि आप 40 साल के हो गए हो, लेकिन बोलो कुछ नहीं है, आपसे मुझे बहुत उम्मीद है। और कहीं ना कहीं उस उम्मीद पे मैं खरा उतरा। देखिए, एज के मामले में इतना कहना चाहूँगा कि ठीक है, आपकी थोड़ी रिकवरी कमज़ोर हो जाती है, या जब चोट लगती है तो आपकी 20 साल की एज में रिकवरी 10 दिन में होती है, वो हमारी 15-20 दिन में होती है। लेकिन आपका माइंड बढ़ जाता है, एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, और कहीं ना कहीं कंपटीशन लड़ने की आपकी जो ताकत है वो बढ़ जाती है। तो मैंने उस पर फोकस किया और कई एक्सरसाइजें बढ़ा दी हमने, ज़्यादा एक्सरसाइजें की हमने। तो इसलिए मैंने ओवरवेट नहीं होने दिया। वही 78 में मैं कंपटीशन लड़ता हूँ, वही 78 मेरा टोक्यो में वेट था। तो आपको फिटनेस बनाने के लिए मेहनत पर डे करनी होगी, और डिसिप्लिन में मेहनत करनी होगी आपको। बिल्कुल देवेंद्र जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी पूरा अब तक का सफ़र भी रहा है, संघर्ष भी रहा है, और आप कहीं ना कहीं नए युवाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट आप कर रहे हैं, आपकी बातें और आपका संघर्ष भी। चर्चा हम जारी रखेंगे, आपसे और भी आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। शख्सियत में हमारे साथ देवेंद्र झाझड़िया जी लगातार मौजूद है। देवेंद्र जी, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। बेहद अहम है, 3 ओलंपिक देश के लिए, ओलंपिक में मेडल लेकर आना, वो भी 3 बहुत बड़ी उपलब्धि है। टोक्यो ओलंपिक की बात करें, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? टोक्यो ओलंपिक बिल्कुल डिफरेंट था हमारे लिए। 2 ओलंपिक का मेरे पास एक्सपीरियंस भी था, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोविड। जब यहाँ से जा रहे थे तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल ये था, कहीं कोविड हो गया तो बाहर हो जाएंगे। फ्लाइट में बैठे तो भी यही हुआ कि कोविड हो जाएगा तो बाहर हो जाएंगे। खेल गांव में पर डे कोविड टेस्ट, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी ये रहता था कहीं पॉजिटिव ना आ जाए, कहीं पॉजिटिव ना आ जाए। तो ये जो चीज़ें थी, ये काफ़ी मेरे लिए अलग था। और इसमें भी मैं कहना चाहूँगा कि ख़ास करके दर्शकों का ना होना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैं दर्शकों में जो कंपटीशन करता हूँ तो मेरे अंदर एक फ़ील आती है, जबकि टोक्यो में कोई दर्शक नहीं थे। बहुत अलग था। आप खेल गांव से बाहर नहीं जा सकते आप, तो अपने आप में बहुत अलग था। पर आयोजन बहुत सफल किया टोक्यो का, और विशेष तौर पे मैं जापान को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहाँ के वॉलंटियर बहुत हेल्प करते थे, बहुत ही हेल्पफुल नेचर के थे वो। तो ऑल ओवर देखा जाए तो टोक्यो मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस रहा, पर लास्ट में बहुत अच्छा रहा कि मेडल मिला टोक्यो में। बिल्कुल। 2004 में आप पहला मेडल लेकर आए, लेकिन उसके बाद ब्रिटेन से आपको ऑफर मिला था। उस ऑफर को आपने ठुकराया क्यों? क्या ऑफर था? और एक बार ही बस परफॉर्मेंस बेसिस पर ब्रिटेन से ऑफर मिलना भी एक बड़ी बात थी। क्या हुआ था ये उस वक्त? 2003 की बात है, जब ब्रिटिश ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप बर्मिंघम में हो रही थी, तो उसमें मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था। 3 में वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करते मेरी एथेंस पैरालंपिक्स की क्वालिफाई हो गई थी। तब मुझे ऑफर मिला कि आपको यूके की तरफ से हम खिलाएंगे, ग्रीन कार्ड देंगे, यहाँ की नागरिकता देंगे आपको। और एक NRI ने मुझे मिलाया, तो उन्होंने कहा बहुत पैसा मिलेगा, यहाँ कैटेगरी होती है, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी खिलाड़ियों की, तो आपको A कैटेगरी में ले रहे हैं ये लोग, बहुत बड़ी बात है। तो मैंने उनसे कहा धीरे से, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये लोग मुझे ऑफ़र दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं मेरे अंदर ये है कि मुझे खेलना है मेरे देश की तरफ से, और वो इसलिए खेलना है कि मैं मेरे देश में बदलाव चाहता हूँ, और पैरा स्पोर्ट्स में मैं एक दिन बदलाव देखूंगा इस देश में, तो मुझे मेरे देश की तरफ से ही खेलना है। तो वो मैंने ठुकरा दिया था। बिल्कुल। और हिंदुस्तानियों की ये बात भी ख़ास होती है कि अपने देश को छोड़ के हम क्यों जाएंगे, वो एक जज्बा होता है, और वो आप लगातार पूरा भी कर रहे हैं पिछले 20 सालों से अगर हम नज़र डालें तो। आज अगर हम खेलों की बात करें, खेलों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुत कुछ करने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारे खिलाड़ी निकल कर सामने आ रहे हैं, मेडल की संख्या हमारे देश में बढ़ रही है, लेकिन क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं जो किया जा रहा है, या आपको लगता है कि जो होना चाहिए अभी भी बहुत कुछ कमियां हैं? क्या नज़र आता है आपको? नहीं, हमें अभी भी बहुत कार्य करने की ज़रूरत है।
खास करके पैरा स्पोर्ट्स में मैं बोलूँगा तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको पैरा स्पोर्ट्स के फ्रेंडली ग्राउंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने देख रहा हूँ मैं कई बार स्टेडियम है बट व्हीलचेयर वाले नहीं जा पा रहे हैं। इन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बदलाव करना पड़ेगा आपको। दूसरा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उनमें काफ़ी हमें ग्राउंडों की ज़रूरत है, स्टेडियम बनाने की बहुत ज़रूरत है। विशेष तौर पे मैं मेरे प्रदेश का हूँ, स्टेट का, राजस्थान से आता हूँ। तो राजस्थान में जैसे देखा जाए तो हमारे अभी भी कोचेज नहीं हैं उतने जितने होने की ज़रूरत है। मेरा मानना है डिस्ट्रिक्ट नहीं, तहसील हेडक्वार्टर होना चाहिए स्पोर्ट्स का, जहाँ पे कम से कम 5 से 7 कोच हों अलग अलग। तो तहसील लेवल पे यानी ग्रास रूट पे हम जब तक नहीं पहुँचेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा हमारे पास। जयपुर आके कोई ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा, हर कोई नहीं आ सकता जयपुर, लेकिन हर कोई गांव में ट्रेनिंग कर सकता है। तो प्रतिभाओं के हमारे देश में कोई कमी नहीं है। विशेष तौर पे मैं कहूँगा यहाँ भारत सरकार को के बारे में, भारत सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया स्पोर्ट्स पे। लास्ट 5 साल में हमने स्पोर्ट्स साइंस को चुना है, जिसमें हम पिछड़े हुए थे। आज जैसे मैं गांधीनगर गुजरात में ट्रेनिंग करता हूँ, वहाँ मेरे पास फिजियोथेरेपिस्ट भी है, न्यूट्रिशियन भी है और फिटनेस ट्रेनर भी है, कोच भी है, सब फैसिलिटी मेरे पास अवेलेबल है। उस सेंटर में जो 19-18 साल के बच्चे वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं खेलो इंडिया के तहत, उनके पास भी वो फैसिलिटी है। तो ये फैसिलिटी भारत में बहुत अच्छी बढ़ी है, लास्ट 5 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है। ठीक है, आप कह रहे केंद्र की तरफ से बहुत ज़्यादा फैसिलिटी, लेकिन अगर राज्य सरकार की बात करें, हम राजस्थान की बात करें, तो जो सुविधाएं खिलाड़ियों को दी जा रही हैं सरकार की तरफ से, आप उन सुविधाओं को कैसे देखते हैं और आप क्या अपील करेंगे कि राज्य सरकार और किन चीज़ों पर फोकस करे ताकि खिलाड़ी और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उभर कर सामने आएँ, प्रैक्टिस कर सके, उन्हें सुविधाएँ मिल सके? बिल्कुल, राजस्थान सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी काम करने की जरूरत है। अभी मैंने बताया था वही बात है, लेकिन कई काम हमारे अच्छे भी हैं। जैसे खेल मंत्री अशोक चांदना जी ने कई काम बहुत अच्छे किए। आउट ऑफ टर्न नियुक्ति खिलाड़ियों को देना, ये अपने आप में बड़ी बात थी। और अभी अभी जैसे पेंशन किए खिलाड़ियों को, एशियन, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, अर्जुन अवार्डी, तो ये एक अच्छा कार्य है। और ऐसे और भी हमें स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कार्य करने होंगे। बिल्कुल, और हम बड़े बड़े शहरों में भी वो सुविधाएं नहीं, जैसे कि आपने कहा कि पैरालंपिक जो खिलाड़ी हैं उनके लिए उतनी सुविधाएं नहीं हो पाती स्टेडियम में, भले स्टेडियम सामान्य वर्ग के लिए बने हो। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितना फोकस हो पाएगा? क्या वाकई में सरकार उस ओर ध्यान देगी? क्योंकि जो खिलाड़ी हैं वो उभरते हैं, उनको शुरुआती तौर से सुविधाएँ मिलेंगी, तब तो वो राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। सबसे पहले हमें 12 साल की एज में खिलाड़ियों को देखना होगा कि 12 साल की एज में हमें सर्च करना होगा कि ये खिलाड़ी किस इवेंट में जा सकता है। उसके लिए हमें स्पोर्ट्स साइंस को काम में लेना होगा, क्योंकि जैसे खिलाड़ी की बॉडी की बनावट क्या है, वो एक इक्विपमेंट मशीन आती है, उनमें उनको चेकअप करना चाहिए कि इस इवेंट में जाएगा ये इस इवेंट में जाएगा, वो हमारे पास नहीं है। जब तक हम स्पोर्ट्स साइंस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। 8 से या 12 से ऊपर जा कर के आप खिलाड़ियों को अलग अलग क्षेत्र में आप डिवाइड कर सकते हो, ये जरूरी है हमारे लिए। और अभी क्योंकि आप अवार्ड भी आपको मिला, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की थी आपसे, आपके परिवार से भी, क्या बातचीत हुई थी आपसे, क्या कहा उन्होंने? मोदी जी से बात हुई, सबसे पहले उन्होंने मेरे को बधाई दी कि देवेंद्र जी बहुत बहुत बधाई, आपको पद्म भूषण अवार्ड मिला। तो मैंने कहा सर थैंक यू। विशेष तौर पे मैंने भी बोला कि सभी जितने भी दिव्यांगजन हैं उनकी तरफ से मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार पैरा स्पोर्ट्स में आपने ये अवार्ड दिया। कहीं न कहीं हमारे खिलाड़ियों में, युवाओं में एक ये उत्साह है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि ये मेरा वादा है देवेंद्र, मैं कभी भी दिव्यांगजनों को और युवाओं को निराश नहीं होने दूंगा, सरकार उनके हमेशा साथ रहेगी। उसके बाद मेरे से कहा कि मैंने एक वादा किया था आपने मेरे से, वो पूरा किया कि नहीं, मजाक किया लाज में। तो मैंने कहा सर कौन सा? बेटी वाला। मैंने कहा सर बिल्कुल, बेटी को मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेचू ऑफ यूनिटी हमारी बनी हुई है, मैंने कहा दिखा दिया वो। तो फिर दूसरी साइड में वो मिलने गए तो वहाँ मेरा भाई और वाइफ थी, तो उनसे जाके बात करने लगे। तो उन्होंने कहा देवेंद्र झाझड़िया परिवार से। बोला आज तो देवेंद्र जी को मैंने डांटा, ऐसे ही मजाक के लहज में बोले वो। बोलो तो वाइफ ने कहा क्या हुआ? बोलो, मैंने कहा भाई बताओ दिखाया कि नहीं बेटी को? तो बोलो उन्होंने मेरा वादा पूरा किया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का खेल के प्रति विशेष स्नेह है उनका। आपने देखा होगा पैरा स्पोर्ट्स को कितना उन्होंने मोटिवेट किया था हम लोगों को। और एक देश का प्रधानमंत्री जो मिशन को लेके चलता है, चाहे वो ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो,
पूरा देश देखता है उसको, और जब पूरा देश देख रहा था तो ये बदलता हुआ भारत कहूँ मैं या नया भारत कहूँ, यही है वो। स्पोर्ट्स में बिल्कुल बदल गया है और स्पोर्ट्स कल्चर हर घर में पहुँच गई है अब। बिल्कुल, ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जाएगा। खिलाड़ियों की बात करें, अनुशासन और समर्पण कितना ज़रूरी है किसी खिलाड़ी के लिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खेल में रिजल्ट नहीं आता, कई बार आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग करते हो पर वैसा रिजल्ट नहीं आता। उस टाइम आपको सोचना है कि कहाँ गलतियाँ हुई, कैसे हुई। निराश नहीं होना चाहिए उस टाइम खिलाड़ी को। एक धैर्य रखें, चाहे वो लाइफ हो चाहे खेल हो, धैर्य ज़रूरी है। डिसिप्लिन में रहे और अपना टारगेट को फोकस करे तो बिल्कुल खिलाड़ी सफल हो सकता है आने वाले टाइम में भी, और पहले भी होते थे। और कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं कि बहुत कोशिश करते हैं, संघर्ष करते हैं, पेशेंस भी रखते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद पेशेंस खत्म हो जाता है और वो उस खेल को बीच में छोड़ देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? नहीं, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं वही बात फिर से कह रहा हूँ कि कई बार परफॉर्मेंस डिले हो जाती है, लेट हो जाती है, नहीं आती कारणवश। आपको ऐसा नहीं है, खेल एक फिल्म नहीं है। फिल्म में आप एक सीन आपका गलत हो गया, रीटेक कर दो। खेल में वो नहीं है। खेल में आपके पास 3 या 6 चांस मिलते हैं, उसमें करना है तो करना है। आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, तो कई बार अप एंड डाउन हो जाता है। उस टाइम बच्चा या छोटा खिलाड़ी है वो निराश हो जाता है कि नहीं, मैं नहीं होऊंगा इसमें सक्सेस। तो नेगेटिविटी आती है ना, वो गलत है, वो उसको गेम छुटाती है। बिल्कुल। और अलग अलग व्यक्तित्व की हम बात करते हैं, अगर हम देवेंद्र झाझड़िया की बात करें, असाधारण व्यक्तित्व होने के बावजूद इतने साधारण कैसे रहते हैं आप? 20 साल में भी कोई बदलाव ऐसा नहीं आया है? क्योंकि जब तरक्की होती है, उपलब्धियां मिलती हैं, तो मिजाज भी बदलते हैं लोगों के। बिल्कुल। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि ज़िंदगी में आप कितने भी बड़े एथलीट बन जाएं, कितने भी आपको अवार्ड मिल जाएं, लेकिन इंसान ही बन के रहना। तो सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि मैं धरती पे इंसान बन के आया हूँ, तो इंसान हमेशा इंसान बन के ही रहूँगा मैं। अवार्ड अपनी जगह है, मेडल अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत अपनी जगह होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने की। एक आखिरी सवाल, आगे की तैयारी कैसी है आपकी? एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स आते हैं, उस पर फोकस रहता है। आगे देवेंद्र झाझड़िया किस पर फोकस कर रहे हैं अभी? अभी एशियन गेम है हमारे अक्टूबर में चाइना में, उसकी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और अभी हम 20 अप्रैल से मैं यूके जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए। 2 महीने हमारी वहाँ पे ट्रेनिंग होगी और वो पूरा खर्चा भारत सरकार उठा रही है। तो सबसे अच्छी बात ये हमारे लिए कि खिलाड़ियों को फॉरेन में ट्रेनिंग का अभी अवसर है और काफ़ी खिलाड़ी हमारे जा रहे हैं फॉरेन में। तो ये मेरा फोकस है कि एशियन गेम में मैं मेडल जीतूँ। चलिए, और पूरे राजस्थान की तरफ से, फर्स्ट इंडिया की तरफ से, पूरे देश की तरफ से आपको बेस्ट विशेस है। इसके लिए तैयारी आप कर रहे हो और लगातार देवेंद्र झाझड़िया मेडल्स लेकर आए देश के लिए, हम यही उम्मीद भी आपसे करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। जी, तो देवेंद्र झाझड़िया जिन्होंने साफ कहा कि संघर्ष जीवन में बहुत किया है, लगातार लोग पीछे खींचने की कोशिश करते रहे, निराशा भी हाथ आई, लेकिन उससे हार नहीं मानी। और यही वजह थी कि 20 साल का सफर आगे बढ़ते गए, देश के लिए मेडल लाते गए। आगे भी इसी पर फोकस है और कहीं ना कहीं ये मिसाल युवाओं के लिए भी है कि अगर आप हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, तो उसे पीछे छोड़िए। जब देवेंद्र झाझड़िया कर सकते हैं, उम्मीद लेकर आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं। चलिए, इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।